हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ हिंदी भाषा में। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सीजीपीएससी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स के जो जो क्वेश्चन आए थे हमारे सीजीपीएससी 2017-18 एग्जाम डेट था 18 फरवरी 2018, जिसका हम पार्ट 4 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर जो सेट था, सेट बी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सी सेट का पेपर है, ठीक है। तो इसके हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो मैथ्स और रीजनिंग से संबंधित पेपर होता है। तो सी सेट का पेपर का सॉल्यूशन चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 59 तक हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देख लिया था, ठीक है। तो आज हम पार्ट 4 कर, इसमें क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट है और 60 से 64 के लिए एक अंक तालिका दी हुई है, उसके बेसिस पे बनेगा, ठीक है। तो हम पढ़ लेते इसको। भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में 100 छात्रों के अंक तालिका में दिए गए हैं। अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र उसके अंक दिए हैं तालिका में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, जीरो और उससे अधिक, मतलब जीरो से लेके और उससे अधिक नंबर पाया है वो कितने स्टूडेंट है? 100 के स्टूडेंट है, ठीक है। 10 और उससे अधिक 92 स्टूडेंट है, और 20 और उससे अधिक 80 स्टूडेंट है, 30 और उससे अधिक 32 स्टूडेंट है, और 40 और उससे अधिक 9 स्टूडेंट है। तो इस तरह कैटेगरी में बांट दिया गया, मतलब उसके नंबर के हिसाब से। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे 10 नंबर बराबर 20% हो जाएगा, क्योंकि 50 अंक है तो 50 अंक 100% के बराबर है। तो एक अंक 2% के बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 नंबर क्या हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, जैसे जीरो से लेके उससे अबव तक, मतलब 9 नंबर तक, तो क्या हो जाएगा, जीरो से लेके 19% तक हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर तक क्या हो जाएगा, 19% तक। तो ये इसका रेंज हो गया। सेम 10 और उससे अधिक, तो 20% से लेके 39% तक हो जाएगा। उससे अधिक मतलब यहाँ पे देखिए, उससे अधिक 10 से तो 39% तक। सेम इसी प्रकार 20 से लेके उससे अधिक, तो 40 से 59 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे परसेंट पे अलग अलग बढ़ गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, औसत 40% से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा। तो औसत 40% से कम अंक, तो देखिए 40% से कम अंक, ये तो 40% आ गया, 40% से 59% तक जा रहा है, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें जो स्टूडेंट है वो नहीं आएंगे, इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कितने स्टूडेंट है, 20 से लेके 39% तक 12 स्टूडेंट। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 80 से लेके 92 तक, मतलब जो 92 था उससे 12 कम हो रहा है, तभी 80 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100 से लेके 92 तक, यहाँ पे 8 कम हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये अलग परसेंट में, मतलब 0 से 19% के बीच में है ये, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं 40% के कम में, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है उस हिसाब से इसको काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से काउंट किया जा रहा है किसको, इसके जस्ट नीचे वाले को। तो यहाँ क्या है, 12 का डिफरेंस है तो 12 आ जाएगा। सेम चीज देखिए, जब हमें निकल गया भौतिक का कितना, 12, ठीक है। फिर हमें रसायन शास्त्र का देखना है, तो रसायन शास्त्र में भी सेम चीज देखने में 81 से 66 तक देखिए कितना हो रहा है, 15 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 15, तो 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। और यही आंसर सीजीपीएससी ने लिया है, तो ऑप्शन डी 27 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भौतिक शास्त्र में 60 अंक उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक है, कितने छात्र भौतिक शास्त्र में उच्च शिक्षा हेतु योग्य है? देखिए यहाँ पे भौतिक शास्त्र मतलब एक ही विषय की बात किया है, और 60 अंक मिनिमम चाहिए हमें, मतलब कम से कम 60 अंक चाहिए उच्च शिक्षा हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 60 अंक और उससे अधिक वाले कितने लोग हैं, 60 और अधिक वाले 23 लोग यहाँ पे, ठीक है। किसमें, भौतिक में, मतलब फिजिक्स में, ठीक है। भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में 23। फिर 100 से 80 से 100 के बीच कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। तो 23 और 9 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 23 और 9 ऐड होके कितना हो गया, 32। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। छात्रों की संख्या में कितना अंतर है जो 30 तक अंक से रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं और जो 30 औसत पर उत्तीर्ण होते हैं? ध्यान से समझना, 30 तक अंक से रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं। 30 तक अंक मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए बोल रहा है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए बोल रहा है। और यहाँ पे 30 औसत बोल रहा है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आप समझना है। यहाँ पे देखिए 30 अंक तक कितने लोग हैं मिनिमम, तो
यहाँ पे 17 आ रहा है, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको डिफरेंस कैसे निकालना है। जैसे 21 से 4 तक पहुंचा तो 17 का डिफरेंस है, तो यहाँ 17 स्टूडेंट है और फिर यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, ठीक है। 17 और ये 4, क्योंकि कम से कम 30 तक है, ठीक है। वहां पे 30 तक बोला है, उसका मतलब वही है कि कम से कम 30 तक। तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 और 4 21 स्टूडेंट है, जो कितना, जो 30 तक अंक से रसायन शास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं। और जो 30 औसत पर उत्तीर्ण होते हैं उसको कितने हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो औसत 30, यहाँ पे देखिए एवरेज औसत 30, तो 30 औसत में मतलब इस 30 के औसत में कितने स्टूडेंट है? 27 स्टूडेंट है। ध्यान रखना, ये अलग से एवरेज दिया हुआ है, जो कि परसेंट नहीं है, एक औसत है स्टूडेंट की, ठीक है, संख्या की। तो वो क्या है? 27। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 17 4 21 और ये 30 औसत पर 27 लोग, तो 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 6। हमारा आंसर ऑप्शन डी 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 63, छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है वे कम से कम 60% अंक रसायन शास्त्र में प्राप्त करते हैं अपेक्षा उनसे जो औसत 40% प्राप्त करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको समझना है। इस तरह क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को समझ के आपको छोड़ना है। उस क्वेश्चन को पहले बनाना है जो आपसे आसानी से बन जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपके टाइम ज़्यादा लेंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना है और आखिरी में बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है, 60% अंक वाले और 40% अंक वाले। तो इसमें हम देखते हैं 60% और 40% किसमें, तो ये रसायन में बोले थे, ठीक है, रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में देखते हैं 60% से 79% के बीच, मतलब 30 अंक के बीच में यहाँ पे देखिए 17 लोग हैं और यहाँ पे कितने लोग हैं? 45 लोग हैं रसायन शास्त्र में, ठीक है। तो ये जो था 17 और 45, हम क्या करेंगे, ये आगे 60% में 17 लोग और 40% में 45 लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत है वे कम से कम 60% अंक रसायन शास्त्र में प्राप्त करते हैं अपेक्षा, मतलब तुलना कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, उनसे जो औसत 40% प्राप्त करते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम परसेंट निकालेंगे, 17/45 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारा? 39.9%। मतलब वो छात्र जो 60% अंक प्राप्त करते हैं, वो 40% अंक प्राप्त करते हैं, उसके कितने प्रतिशत है? तो 39.9%। तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64, रसायन शास्त्र में सिंपोजियम हेतु 23 छात्रों योग्य है, तब रसायन शास्त्र में न्यूनतम अंक सिंपोजियम में योग्यता हेतु निम्न पारास में होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया गया, क्योंकि ये जो सिंपोजियम वर्ड है इसमें कहीं पे दिया नहीं गया है, क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन गलत है, विलुप्त कर दिया गया है, किसके द्वारा? पीएससी के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। दिया है कि y बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15, y का न्यूनतम मान बता बोला है, ठीक है। तो y का न्यूनतम मान कितना हो सकता है इस इक्वेशन में y का न्यूनतम मान। तो देखिए यहाँ पे 10 भी हो सकता था, लेकिन 10 से मान लो y बराबर हम 6 लेते हैं, तो भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? आंसर आ जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए हमने मान लिया y बराबर 6, तो यहाँ y पुट कर दिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन टूट जाएगा कि जब 6 किस साइड चले जाएगा? इस साइड चले जाएगा, तो 15 से माइनस हो जाएगा और 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन जो है 3 गुणा 3 में हो जाएगा प्लस, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -3 इस -3 को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमारे y बराबर 6 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे -3 को हम डाली इस इक्वेशन में तो क्या आ जा रहा है? 9, फिर यहाँ पे 6 -3 कर लेंगे -18 प्लस 15, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 आ जा रहा है। मतलब इसका न्यूनतम मान 6 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 दिया है, 10 भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका न्यूनतम पूछा है, लेकिन न्यूनतम पूछा तो 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। 6 सिर्फ हम लोग ने चेक करने के लिए लिया था, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या न्यूनतम मान इससे और कम हो सकता है, 6 से भी कम हो सकता है, हो सके तो, लेकिन हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 10 तो है, 10 से भी कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, ठीक है। ए के स्थान पर विलुप्त संख्या है, तो यहाँ देखिए एक टेबल दिया है और ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है? 5 है, 5 + 4 हो जा रहा है,
ठीक है, प्लस हुआ 5 + 4 9 हो गया। फिर गुणा 2 हो जा रहा है, गुणा 2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 18। सेम 2 + 4 तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, अब गुणा 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 30। फिर सेम 4 + 7 11 हो जाएगा, और 11 गुणा 3 कर देंगे तो 33। हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 67, एक्स का सही विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी क्या है, पीएससी ने विलुप्त कर दिया है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे 1 का गुणा 2 से करते हैं तो 1 का गुणा जैसे ही 2 के करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 का गुणा 4 से करते हैं तो 8 आ जाएगा। फिर 4 का गुणा 8 से करते हैं तो 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन में भी है तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाता, लेकिन शायद इसका कोई दूसरा आंसर भी आ रहा होगा दूसरे तरीके से, इसलिए क्या किया, पीएससी ने इसे विलुप्त कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार था। तो देखिए इसमें क्या बोला है, किस किस तारीख को बुधवार था, ये हमें देखना है अप्रैल 2001 में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ बनाया है। देखिए पहला स्टेप देखिए, 0 से लेके 2000 तक के वर्ष का क्या हो जाएगा, विषम दिवस क्या है, 0 है, मतलब उसमें कितने विषम दिवस थे, ऑड डे थे, मतलब सप्ताह से ज़्यादा थे। ठीक है, तो 0 है, ये स्टैंडर्ड हो गया। यहाँ तक हमारा क्या होता है, 0 होता है, हमें इस चीज़ की जानकारी रखनी होगी। ठीक है, तो सन 2000 तक क्या था, 0 हुआ। अब सन 2001 से स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी से लेके 2001 से 1 अप्रैल 2001 तक तो कितने ऑड डे होंगे, मतलब विषम दिन। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हम उससे 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 कट जाएगा, बचेगा शेष 3, तो ये है विषम दिन। ठीक है, तो ऐसे ही विषम दिन यहाँ पे 0 होता है। सेम फरवरी में कितने होते हैं, 28 दिन, 2001 28 का महीना था तो 0 आ जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा 7 से। फिर क्या होगा, मार्च में भी 31 होता है, 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर क्या आएगा, अप्रैल, लेकिन अप्रैल का हमें क्या है, पहला तारीख लेना है। ठीक है, अप्रैल में हमें एक ही तारीख को लेना है, तो क्या आ जाएगा 7, तो 7 बराबर 7 से, फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। 7 से क्यों डिवाइड करें कि सप्ताह में एक दिन आता है एक बार, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया होगा आपको। 0 से लेके 2000 तक क्या होगा, 2000 सन तक 0 विषम दिन होगा। 1 जनवरी को से लेके 1 अप्रैल तक कितना हो जा रहा है, 7 विषम दिन हो जा रहा है। तो 7 विषम दिन हो जा रहा है, तो सप्ताह से काटेंगे तो 7 = 7 पूरा कट जाएगा, मतलब 0। तो 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, रविवार। 0 दिन मतलब क्या होता है हमारा, रविवार, तो रविवार 1 अप्रैल था। तो फिर 2 अप्रैल क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार, और 3 अप्रैल क्या हो जाएगा हमारा, मंगलवार, और 4 अप्रैल क्या हो जाएगा, बुधवार। तो 4 अप्रैल बुधवार, तो 4, 11, 18 और 25 तारीख क्या हो जाएगा हमारा, उस दिन बुधवार रहेगा अप्रैल 2001 में। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए निम्न चित्रों में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखना, इसमें हम त्रिभुज की गणना करते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 त्रिभुज है, छोटा छोटा, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो 5 छोटा छोटा त्रिभुज है, तो 5 हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 और 3 से। 1 और 3 से एक लाइन हुई यहाँ से, और यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच में एक ऐसा हुआ, तो 1 और 3 से क्या बना, एक त्रिभुज बन गया, 6 हो गया हमारा। फिर चलते हैं 2 के पास। 2 के पास जैसे कि 2 से 5, ठीक है, 5 से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ बन गया एक त्रिभुज, 2 से 5 हो गया हमारा कितना, 7 त्रिभुज। अब चलते हैं किसके बाद, 3 के पास। 3 से 5, 3 से ऐसे, फिर ऐसे और ये से, 3 से 5 कितना बना, 1 8। फिर 1 से 4, 1 और 4 के बीच में क्या बना, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ये हो गया हमारा 9। और फिर 2 से 4 के बीच में 2, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 के बीच में, ये बन गया आखिरी वाला हमारा 10 त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर, 10 त्रिभुज बन रहे। इसमें ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो भी समझ में आएगा कि 5 त्रिभुज कैसे बन रहे हैं इस तरह के। ठीक है, मैंने इसीलिए नंबरिंग कर दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, निम्न चित्र में x का मान है। तो देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है, उसमें x का मान पूछा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 3 है, 3 का गुणा 5 से हो जा रहा है, 3 पंचे 15, फिर +1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 16। सेम चीज 16 गुणित 5 80 हो जाएगा, 16 गुणित 5 80, +1 81 हो जा रहा है, यहाँ पे 81।
81 गुणा 5 405 हो जाएगा, ठीक है, और उसमें +1 406 हो गया। फिर 406 गुणा 5 क्या हो जाएगा हमारा 2030 हो जाएगा, और उसमें +1 कर देंगे तो 2031 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे एक गुटके की दो स्थितियां दी गई है। चलिए इसमें बोला है जब दो नीचे हैं शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। यहाँ यह एक मानक पासा है, 2 के विपरीत 5 होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा क्या 5। क्यों होगा, देखिए मानक पासा हमेशा क्या होता है 7 होता है, मतलब उसका सामने और पीछे का दोनों का जो नंबर आता है उसका योग हमेशा 7 होता है। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 के साथ क्या होगा +5 होगा तभी 7 होगा। तो हमारा उस साइड का नंबर क्या हो जाएगा, मतलब विपरीत दिशा का 5 होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे 5 होगा, जो इनमें से कोई नहीं है। दूसरा जो सामान्य पासा होता है, ठीक है, उसमें क्या है 2 से अधिक रहेगा वहाँ पे डायग्राम, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। इसमें जो मानक पासा है हम 2 से ही बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 72 से 76 तक उसके लिए निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। निर्देश दिया है कि निर्देश प्रश्न में जो ये सिंबल दिए हुए हैं उनके रूप में प्रयोग किया गया है, जिनके अर्थ निम्न है। तो यहाँ पे देखिए ए, फिर डॉलर का निशान है, फिर बी कर अर्थ क्या है, ए बी से छोटा नहीं है। तो क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है, बी से छोटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। सेम चीज यहाँ पे देखिए ए बी से ना तो छोटा है ना बड़ा है, जब ना छोटा है ना बड़ा है तो क्या हो जाएगा बराबर होगा, ठीक है। इसका मैंने सिंबल को यहाँ बना दिया है कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे देखिए ए बी से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा बड़ा होगा, कंफर्म है, ठीक है। सेम चीज देखिए यहाँ पे ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा छोटा होगा या तो बराबर होगा, तो ये वाला सिंबल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है क्या बोला है, ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो क्या है छोटा होगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। इसमें देखिए के, फिर यहाँ पे दिया है सिंबल दिया है सी का, जो इसको मतलब क्या होता है बराबर, तो के बराबर हो जाएगा पी का। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ पे @ का साइन दिया है, @ का साइन में क्या होगा पी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। सेम चीज देखिए यहाँ पे क्या है, क्यू के बीच में और आर के बीच में क्या है डॉलर, डॉलर के निशान में क्या है, ये तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। और इसका हमने सॉल्यूशन यहाँ पे बना दिया है, देखिए है ना, इसको हमने यहाँ पे बना दिया है। और इसने निष्कर्ष क्या दिया है के @ तो के क्या है बड़ा है आर से, ठीक है। फिर यहाँ पे परसेंट का निशान है, परसेंट क्या है यहाँ पे छोटा है, तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या ये सही है। तो के बड़ा है आर से, के क्या है बड़ा है आर से, हाँ आर से बड़ा है, देखिए यहाँ पे के, क्योंकि पी क्या है बराबर है के का, और पी बड़ा है क्यू से, और क्यू क्या है बड़ा है या तो बराबर है आर से, तो क्यू से तो बड़ा ही है पी, और पी का बराबर है के, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आर और पी में देखते हैं, आर छोटा है पी से, हाँ पी से आर छोटा है, मतलब एक क्यू हुआ, ठीक है यहाँ पे भी। फिर क्यू छोटा है के से, तो क्यू छोटा है के से, देखिए के यहाँ पे बड़ा है, पी भी बड़ा है, पी और के बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सभी सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कथन दिया हुआ है, ठीक है, सेम उसी प्रकार। फिर यहाँ पे देखिए डी, फिर यहाँ पे जो है सिंबल सी वाला उसके बराबर है के, तो यहाँ पे देखिए डी बराबर है के का। सेम इसी प्रकार हमने के और एफ इसको भी लिख लिया है, के बड़ा है छोटा है या तो बराबर है एफ का, और एफ बड़ा है पी का। इस तरह हम सिंबल के अकॉर्डिंग इसको लिख लिए हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है, पी में देखिए पी @ डी, @ का मतलब क्या है बड़ा है, तो पी बड़ा है डी से, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए के, फिर यहाँ पे जो हैश का निशान है, ठीक है, हैशटैग का, तो ये क्या होता है या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है, तो ये हम इस तरह लिख लेंगे। फिर सेम डॉलर का निशान का क्या होता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष जो है हम लोग जो इसका सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पे है डी बराबर के का, या तो बराबर है या तो छोटा है एफ से, और एफ बड़ा है पी से। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला क्या है, पी बड़ा है डी से, नहीं डी बड़ा है पी से, उल्टा है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं के बराबर है या तो छोटा है किससे, पी से। के क्या है पी से, ना तो बड़ा है ना बराबर है। यहाँ पे कहीं कहीं पे हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में दोनों अलग अलग सिंबल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोला एफ बड़ा है या बराबर है डी का, डी का जो है एफ बड़ा है बराबर है, क्योंकि डी और के सेम है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा
ऑप्शन 3 केवल तीसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 74 सेम उसी प्रकार है, सिंबल को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग m बड़ा है d से, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर d बराबर v है, फिर v क्या है w, तो v बड़ा है या तो बराबर है w का। फिर इसका जो सॉल्यूशन है मैंने यहाँ बना दिया है, और इसके निष्कर्ष हैं मैंने यहाँ बनाए हैं। देखो w बड़ा है m से, ठीक है, m छोटा है v से, या d बड़ा है बराबर है w से। तो इस तरह हम इसको फिर चेक कर लेते हैं। तो w बड़ा है m से, तो निष्कर्ष से देखते हैं w m से बड़ा नहीं है, कहीं पे भी बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए m छोटा है v से छोटा नहीं है, v से बड़ा है क्योंकि d और v बराबर है, ठीक है। और d बड़ा है या तो बराबर है w का, तो d बराबर या बड़ा है w का, हाँ ये सही है क्योंकि v और d बराबर है, इसलिए यहाँ d भी लिखेंगे तो हम आ जाएगा क्या, बड़ा है बराबर है w का, तो केवल तीसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 25 सेम चीज करना है, इसमें भी सिंबल जो दिया है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सामने आप देख लीजिए। फिर उसके हिसाब से हम सबको कन्वर्ट कर लेंगे, सबको बदल देंगे उसके उस फॉर्म में, और फिर एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं, है ना। तो क्या है यहाँ पे देखो, n छोटा है या तो बराबर है j का, तो n बराबर है या छोटा है j का, तो यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे j क्या है, बड़ा है उससे, n से, ये तो बराबर है, यहाँ पे t की जगह n लिख सकते हैं, दोनों बराबर है। तो फिर t छोटा है m से, t m से छोटा है, हाँ m बड़ा है j से, और j से बराबर या छोटा है क्या, t, तो ये भी सही है। m बड़ा है n से, हाँ t और n बराबर है, तो मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो m बड़ा है क्या, n से भी, तो सभी सही सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 सेम क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे आप सिंबल को कन्वर्ट किया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने बना दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे जैसे ही। अब हम क्या है, निष्कर्ष चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए r छोटा है j से, तो j बड़ा होना चाहिए, मतलब तो j क्या है, बड़ा है r से, यहाँ पे देख सकते हैं। n बड़ा है तो n के बराबर क्या है, j है, तो सही है। h बड़ा है j से, h क्या है, j से छोटा है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। n बड़ा है h से, n क्या है, h से बड़ा है, तो n क्या है, h से बड़ा है, देख सकते हैं j और n बराबर है, तो h से बड़ा है, तो ऑप्शन पी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 यदि इंक का कोड 91411 है तथा रेड का कोड 1854 है तो पेन का कोड होगा। देखिए इंक क्या है, देखिए हम लोग कैसे, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक आई क्या है, जब अल्फाबेट से हम लोग चालू करेंगे गिनती, तो ए से 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब ए इज इक्वल टू 1, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 9 हो जाएगा, एन 14 में आएगा और के 11 में आएगा। सेम इसी प्रकार जब P है तो 16वें नंबर पे आता है, E क्या है 5वें नंबर पे, और N 14वें नंबर पे, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 78 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/8 तथा 9 की पावर 1/9 में से सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह का देखो क्रिटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ देना ही बेटर है। तो यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया गया है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल सॉल्व करना आसान नहीं है, कैलकुलेटर का यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, लेकिन नॉर्मल बहुत मुश्किल, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1.27, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 1.29, 3 का जब रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट, तो 1.43 आएगा, क्यूब का अंडर रूट आता है 1.72, तो यहाँ पे दिया क्या है, क्यूब रूट दिया है, तो 1.43 आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 1.414, तो यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 1.43, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 तीन संख्याओं x y और z का औसत x y है तब z बराबर होगा, ठीक है। तीन संख्या है उसका औसत क्या है, तीन संख्या मतलब हम 3 से डिवाइड कर देंगे औसत निकालने के लिए, एक्स वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, फिर 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, जेड के बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई को हम उस साइड भेज देंगे, तो आ जाएगा 3x वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, ठीक है। अगर मेरा बताया हुआ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड हो जो तैयारी कर रहे हैं CGPSC के, तो उनको भी आप शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, और अगर नए स्टूडेंट हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे का बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे,
और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिए। ठीक है।